Hey there, welcome back to my channel. I am Indu Tiwari, specialized in pharmacology. I am here to help you out and to make you understand some basic topics of HAP, pharmacology and clinical pharmacy, even if you are scared of them. So let's start our today's topic, which is very interesting topic of pharmacy, that is about chronopharmacology. Chronopharmacology, as the name suggests, chrono that means rhythm and pharmacology means study of drugs. So first we will discuss about the rhythm. सो रिदम दैट इज बायोलॉजिकल रिदम जो कि हमारी बॉडी के अंदर ही रेगुलेट होती है, हमारी बॉडी के अंदर ही सस्टेन होती है. सो इन बायोलॉजिकल रिदम्स का मेन काम होता है बॉडी की होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखना. सो हम बायोलॉजिकल क्लॉक्स का किसी भी ड्रग के फार्माकोलॉजिकल एक्शन और वी कैन से थेरेपेटिक एक्शन में क्या इफेक्ट आता है, तो इस चीज को हम स्टडी कर लेते हैं क्रोनोफार्माकोलॉजी के अंदर. तो बहुत सारी बॉडी की फिजियोलॉजी होती है, फिर बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पे ही एक्टिवेट होते हैं, या फिर बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर टाइमिंग पे एक्टिवेट होते हैं. तो अगर हमें किसी भी डिजीज को ट्रीट करना है उन हार्मोन से रिलेटेड, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, बायोलॉजिकल टाइमिंग के अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी ड्रग को देंगे तो वो और अच्छा एक्शन प्रोड्यूस करेगी. So if we define chronopharmacology, so chronopharmacology deals with variations in pharmacological actions of various drugs ओवर बायोलॉजिकल टाइमिंग्स. दैट मीन्स अलग अलग बायोलॉजिकल टाइमिंग पे अगर हम किसी भी ड्रग को दें तो उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन और वी कैन से थेरेपेटिक एक्शंस में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे या फिर वेरिएशंस आएंगे. तो इसी को हम स्टडी कर लेते हैं क्रोनोफार्माकोलॉजी के अंदर. इसके अलावा क्रोनोफार्माकोलॉजी कंसर्न विद बायोलॉजिकल रिदम डिपेंडेंसीज ऑफ मेडिकेशन. दैट मीन्स जो मेडिकेशन है उसकी बायोलॉजिकल रिदम्स के ऊपर डिपेंडेंसी को स्टडी करना भी हम क्रोनोफार्माकोलॉजी के अंदर ही करते हैं. तो इसके लिए एक एग्जाम्पल आप समझ लीजिए छोटा सा, कि जो स्लीपिंग पिल्स होती है अगर उसको नाइट टाइम पे दिया जाए तो उस टाइम पे वो बहुत अच्छा एक्शन प्रोड्यूस करती है इन कंपैरिजन टू डे टाइम, क्योंकि जो मेलाटोनिन है उसके रिलीज का पीक टाइम होता है नाइट टाइम. तो नाइट टाइम में अगर हम मेलाटोनिन के साथ साथ स्लीपिंग पिल्स देंगे तो वो अपना एक्शन अच्छे से प्रोड्यूस कर पाएंगी. बट इन कंपैरिजन टू डे टाइम में क्या होगा कि मेलाटोनिन हार्मोन तो रिलीज नहीं हो रहा है, सिर्फ अगर हम स्लीपिंग पिल्स देंगे तो जो स्लीप की जो क्वालिटी है वो डिफर करेगी. If we define biological rhythms, so biological rhythms are self-sustaining movement with duration of time between successive repetitions which are not varying under normal conditions. That means जो biological rhythms हैं वो सेल्फ सस्टेनिंग मूवमेंट है, जो कि खुद से ही चलते रहते हैं, ऐसा मूवमेंट है जो कि डिफरेंट टाइम में क्या होगा, सक्सेसिव रिपीटिशन होता रहेगा, जिसका कि एक बार बाय चांस अगर रिदम एक बार खत्म हो गई तो वो रिदम क्या होगी, बार बार रिपीट होती रहेगी और बहुत लॉन्ग टाइम तक ये रिदम रिपीट होती रहेगी. और ये जो रिदम है आर नॉट वेरिंग अंडर नॉर्मल कंडीशंस, की नॉर्मल कंडीशंस पे ये वेरी या फिर चेंज नहीं हो सकती हैं. सो अगर हम बायोलॉजिकल रिदम्स की बात करें तो बायोलॉजिकल रिदम्स ऐसे इवेंट होते हैं जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो सकते हैं. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये रिपीटेटिव मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, दैट मीन्स किसी भी रिदम का रिपीटिशन करवाते हैं. सो बायोलॉजिकल रिदम्स को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी बायोलॉजिकल क्लॉक्स प्रेजेंट होती हैं. तो अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करें तो मॉलिक्यूलर लेवल पे हमारी बॉडी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक प्रेजेंट रहती है. अब इन बायोलॉजिकल क्लॉक का मेन काम होता है हमारी बॉडी की होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखना. अब होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के साथ साथ बॉडी में जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस हो रहे हैं तो उसके अगेंस्ट भी बॉडी को ये अडेप्टेशन प्रोवाइड करती है. दैट मीन्स अगर पीएच है या फिर टेम्परेचर है, सीजनल चेंजेस हैं, तो ये सारे क्या छोटे मोटे चेंजेस हैं, इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी अडेप्टेशन कर लेती है और बॉडी की फिजियोलॉजी को प्रोटेक्ट करती है. सो बॉडी के अंदर जितनी भी बायोलॉजिकल रिदम्स होती हैं मेनली इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट कैटेगरी है अल्ट्राकार्डियन, सेकंड कैटेगरी है सर्कार्डियन एंड थर्ड कैटेगरी है इंफ्राकार्डियन. सो फर्स्ट कैटेगरी हम बात कर लेते हैं अल्ट्राकार्डियन की. सो जो अल्ट्राकार्डियन रिदम होती है वो लेस देन 20 आवर्स होती है. दैट मीन्स 20 घंटे से कम की जितनी भी रिदम्स होंगी उनको हम बोल देंगे अल्ट्राकार्डियन रिदम. सो अल्ट्राकार्डियन रिदम के अंदर सबसे फर्स्ट जैसे कि एग्जांपल के रूप में समझ लीजिए कि जैसे कि जो नर्व्स होती हैं उसकी सिग्नलिंग होती है जो कि माइक्रो सेकंड्स के अंदर होती है, और वो सिग्नलिंग क्या होती है, बार बार रिपीट होती रहती है. ऐसा नहीं कि वो सिग्नलिंग किसी भी वजह से मतलब एकदम से रुक जाएगी, बहुत बड़ा फैक्टर चाहिए जिसकी वजह से वो सिग्नलिंग रुकती है. इसके अलावा जैसे हमारी हार्ट है तो हार्ट पे भी क्या होता है, इंपल्स का जनरेशन चलता रहता है, तो उस टाइप की भी सिग्नलिंग को हम बोलते हैं अल्ट्राकार्डियन रिदम. सो नेक्स्ट आती है सर्कार्डियन रिदम. सो सर्कार्डियन रिदम सारे रिदम्स के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट रिदम है. सो सर्कार्डियन रिदम 20 से लेकर के 28 घंटे के बीच में इसकी जो साइकिल है वो चलती है. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट या फिर जो सबसे इजी एग्जांपल है उसे बोलते हैं स्लीप वेक साइकिल, कि सोना और उठने की जो साइकिल होती है. तो हमारे पहले दिन सोने से लेकर के अगले दिन सोने तक का जितना भी जो रिदम है उसको मेंटेन करते हैं हमारी सर्कार्डियन रिदम.
अब सपोज कर लीजिए आपको रोज 10 बजे सोने की आदत है, अगर आपने उस आदत को बिगाड़ दिया, दैट मीन्स आपने 12 बजे सोना स्टार्ट कर दिया या 1 बजे सोना स्टार्ट कर दिया, या फिर आपकी जो भी साइकिल है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई, आपने बहुत लंबे टाइम तक ऐसा करा कि उस रिदम को आपने गड़बड़ कर दिया, तो उस वजह से क्या होती है, सर्काडियन रिदम गड़बड़ हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारे जो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजिकल या फिर जो बोलते हैं बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो सर्काडियन रिदम्स के अंदर आते हैं। सो नेक्स्ट है इंफ्राकार्डियन रिदम। सो इंफ्राकार्डियन रिदम मोस्टली जो 28 घंटे हैं उससे ज्यादा की जो रिदम्स होती है उनको बोलते हैं इंफ्राकार्डियन रिदम्स। तो इसमें सबसे मेन और सबसे इजी एग्जांपल है मेस्टुरेशन साइकिल, जैसे कि आपको पता है कि 28 दिन के बाद जो मेस्टुरेशन साइकिल आएंगे तो वो क्या होती है, एक पर्टिकुलर एक रिदम होती है या फिर उसकी एक पर्टिकुलर साइकिल होती है जिसके अकॉर्डिंग वो सारी मेंटेन होती है। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल क्लॉक रिगार्डिंग सर्काडियन रिदम्स। सो सर्काडियन रिदम्स एक ऑटो रेगुलेटरी सिस्टम होता है जो कि हमारी बॉडी में फिजिकल, फिजियोकेमिकल और जो हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम है उसको मेंटेन करने का काम करता है या फिर उसको कमांड करने का काम करता है। अब जो ये भी बायोलॉजिकल क्लॉक्स होती हैं ये हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होती है सुप्रा क्रिस्मेटिक न्यूक्लियाई में। तो एससीएन जो होता है इसको कंट्रोल करने का काम होता है पाइनियल ग्लैंड का। पाइनियल ग्लैंड को मास्टर ऑफ क्लॉक नेटवर्क भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर एक सिंक्रोनाइजर प्रेजेंट होता है। तो सिंक्रोनाइजर का काम होता है कि जो भी अर्थ की 24 आवर की जो भी क्लॉक है उसके अकॉर्डिंग बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर जब भी हमारी बॉडी कोई भी फंक्शन या फिर कोई भी बायोलॉजिकल रिदम गड़बड़ हो गई है, हमारी बॉडी जो नॉर्मल अर्थ की क्लॉक है उसके अकॉर्डिंग उसको कंट्रोल कर लेती है। सो बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से ये सर्काडियन रिदम्स गड़बड़ हो सकती हैं। अगर हम बात कर लेते हैं स्लीप वेक साइकिल की, तो स्लीप वेक साइकिल में डिस्टर्बेंस आने की मेन वजह होती है जेट लैग। जेट लैग दैट मीन्स अगर कोई पर्सन डिफरेंट टाइम जोन में फ्लाई करे फ्लाइट से तो उसकी बॉडी में टायर्डनेस आती है, फिर थोड़े बहुत जो चेंजेस आते हैं उसको बोलते हैं जेट लैग। इसके अलावा अगर कोई पर्सन शिफ्ट वर्क में काम करता है, दैट मीन्स 7 दिन नाइट ड्यूटी 7 दिन डे ड्यूटी, तो इस वजह से क्या होता है कि बॉडी की जो सर्काडियन रिदम है स्लीप वेक साइकिल की वो डिस्टर्ब हो जाती है। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ बॉडी। दैट मीन्स जो हमारी बॉडी है उसमें बायोलॉजिकल क्लॉक कैसे कैसे फंक्शन करती है। सो सबसे पहले हम 6 AM यानी कि सुबह 6 बजे की बात करते हैं। तो सुबह 6 बजे जो कॉर्टिसोल है जो कि हमारा एंटी इंफ्लेमेटरी मीडिएटर है उसका रिलीज सबसे ज्यादा पीक पे होता है। उसके अलावा ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन और GH यानी कि ग्रोथ हार्मोन, तो इन सब का लेवल भी बिल्कुल पीक पे होता है। उसके अलावा जब हम 6 से 12 की ओर को जाते हैं यानी कि 6 बजे से दिन के 12 बजे के बीच में जो रेनिन है उसका जो लेवल है वो पीक पे जाता है। उसके अलावा जो एंजियोटेंसिन हार्मोन है उसका लेवल भी पीक पे रहता है। उसके अलावा जो ब्लड प्रेशर है वो भी सुबह के 6 बजे से दिन के 12 बजे के बीच में ब्लड प्रेशर हाई रहता है। तो इस टाइप का जो ये जो पूरा पीरियड है इसे बोलते हैं हाई अलर्टनेस। इस टाइम पे जो हमारा ब्रेन है वो हाईली अलर्ट रहता है। इसके बाद हम 12 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच की बात करते हैं। तो 12 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में फास्टेस्ट रिएक्शन टाइम होता है। इसके अंदर हीमोग्लोबिन जो है इसका लेवल पीक पे रहता है, इंसुलिन का लेवल पीक पे रहता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल या फिर जो ट्राइग्लिसराइड्स है इनका लेवल भी पीक पे रहता है। उसके अलावा जो 6 PM है यानी कि जो हमारा शाम के 6 बजे वाला टाइम है, तो शाम के 6 बजे जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रहता है और उसी टाइम पे जो कोलेस्ट्रॉल है और ट्राइग्लिसराइड्स है उनका लेवल भी सबसे ज्यादा हाई रहता है। अब अगर हम बात करें शाम के 6 बजे से रात के 12 बजे के बीच में, तो शाम के 6 बजे से रात के 12 बजे तक जो ब्लड का प्रेशर है वो सबसे ज्यादा हाई रहता है। उसके अलावा जो मेलाटोनिन का रिलीज है जिसे हम बोलते हैं कि स्लीप हार्मोन, तो उसका रिलीज सबसे ज्यादा 6 से लेकर के 12 बजे के बीच में रहता है और मोस्टली ये 9 से लेकर के 11 बजे के बीच में रिलीज होता है सबसे ज्यादा। अगर हम मिडनाइट की बात करें तो मिडनाइट में जो WBCs का काउंट है वो सबसे ज्यादा इंक्रीज रहता है। अब अगर हम 12 बजे से यानी कि मिडनाइट से लेकर के सुबह के 6 बजे की बात करें तो इस टाइम पे जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा लो रहता है और इस वाली जो ये टाइमिंग है इस बीच में डीप स्लीप वाली टाइमिंग सबसे ज्यादा रहती है। दैट मीन्स अभी हमने डिस्कस करा कि जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसमें अलग अलग टाइमिंग पे अलग अलग फिजियोलॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। अगर हम किसी डिजीज का ट्रीटमेंट करना चाहिए फिर किसी डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट करना चाहें तो उस कंडीशन में जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है या फिर जो हमारी बायोलॉजिकल रिदम है ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। अब एज एग्जांपल समझ लीजिए आप क्रोनोथेरेपी के लिए, क्रोनोथेरेपी मतलब विदाउट ड्रग अगर हम किसी भी डिजीज को किसी भी डिसऑर्डर को हम ट्रीट कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रोनोथेरेपी। एज लाइक किसी को स्लीपिंग डिसऑर्डर है, दैट मीन्स उसे पूरी रात नींद नहीं आती, फिर बहुत लेट नींद आती है, तो हम क्या कर सकते हैं कि धीरे धीरे उसका जो बेड टाइम है उसको डिक्रीज कर सकते हैं। मान लीजिए वो 3 बजे सोता है रात को जबकि उसे 10 बजे सो जाना चाहिए, तो 3 बजे से लेकर के पहले दिन से 2 बजे सुलाएंगे। फिर क्या करेंगे, धीरे धीरे ऐसे टाइमिंग को कम कर करके उसकी बेड टाइम को कम करेंगे जिससे कि विदाउट किसी ड्रग को यूज करे हुए उसकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है अपने आप सेट हो जाए।
अब इसके अलावा क्रोनोथेरेपी के अलावा क्रोनोथेरेपेटिक्स का भी यूज करा जाता है। क्रोनोथेरेपेटिक्स, इसमें हम क्या करेंगे, ड्रग्स का यूज करेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि अलग अलग फिजियोलॉजिकल फंक्शंस अलग अलग टाइमिंग पे हो रहे हैं, तो इस टाइमिंग का यूज करके हम अलग अलग डिजीज के लिए या फिर अलग अलग डिसऑर्डर के लिए ड्रग्स को यूज करके इस थेरेपेटिक एक्शन को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो जो भी थेरेपेटिक इफेक्ट आएगा वो इन सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की वजह से और ज्यादा इनहांस हो जाएगा। किसी भी डिजीज में फार्माकोथेरेपेटिक्स का या फिर फार्माकोथेरेपी का बहुत ज्यादा रोल है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ क्रोनोथेरेपी। क्रोनोथेरेपी एक टाइप की क्लिनिकल प्रैक्टिस है जिसके अंदर हम अलग अलग टाइप के डिलीवरी सिस्टम्स को यूज करते हैं। अभी डिलीवरी सिस्टम जाकर के जो हमारी सर्काडियन रिदम है उससे कंबाइन हो जाते हैं। कंबाइन होने के साथ साथ ही हमारी बॉडी को बेनिफिशियल इफेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। दैट मीन्स जो अपना फंक्शन है हमने तो करना ही है ड्रग ने, लेकिन हमने इसमें क्रोनोथेरेपी को भी यूज कर लिया, या आपने की जिसे हम बोलते हैं कि बायोलॉजिकल रिदम्स को यूज कर लिया, जिसकी वजह से जो इफेक्ट है वो और अच्छा आएगा। So if we talk about the applications of chronotherapeutics, so wide variety of diseases हैं जिसमें chronotherapeutics का रोल होता है। So first हम डिस्कस कर लेते हैं एस्थमा के बारे में। So जो एस्थमेटिक अटैक्स होते हैं मेनली मोस्टली वो मॉर्निंग के टाइम पे आते हैं, अर्ली मॉर्निंग। तो अर्ली मॉर्निंग अटैक का मेन जो कॉज है वो है हिस्टामीन। जो हिस्टामीन का रिलीज है 4 AM के टाइम पे बहुत ज्यादा हाई रहता है, यानी कि जो उसका पीक लेवल है वो सुबह की 4 बजे बहुत ज्यादा हाई रहता है। तो हमें पता है कि हिस्टामीन जो भी हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं फिर ब्रोंकाई है उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ब्रोंकाई की कॉन्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी और इसकी वजह से एस्थमेटिक अटैक आ सकते हैं। तो ये एस्थमेटिक अटैक को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा प्रेडनिसोलोन है या फिर जो थियोफैलिन ड्रग्स है उसकी हम कंट्रोल रिलीज ड्रग दे सकते हैं। अब वो कंट्रोल रिलीज ड्रग तो हम 3 PM यानी कि दिन के 3 बजे दे सकते हैं, फिर 4 बजे दे सकते हैं। तो वो कंट्रोल रिलीज है, तो वो जो हमारी बॉडी में जाकर के एकदम से रिलीज नहीं होंगी, धीरे धीरे रिलीज होंगी और जो उनका पीक लेवल होगा वो लगभग जो अर्ली मॉर्निंग है उस टाइम पे हाई हो जाएगा। तो अर्ली मॉर्निंग पे उसका लेवल हाई होने की वजह से क्या होगा, जो भी हिस्टामीन है उसको वो ब्लॉक कर देंगे, हिस्टामीन का कंसंट्रेशन डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो एस्थमेटिक अटैक्स हैं वो रुक सकते हैं। इसके अलावा 4 बजे हमारा हिस्टामीन रिलीज होता है, उसके बाद जाकर के हमारा 6 बजे के टाइम पे जो हमने पहले पढ़ा है कि कॉर्टिसोल रिलीज होता है। और कॉर्टिसोल क्या होता है, एंटी इंफ्लामेटरी होता है। तो कॉर्टिसोल का जो पीक लेवल होता है वो मॉर्निंग में सबसे ज्यादा हाई होता है, लेकिन दिन भर में उसका लेवल धीरे धीरे कम होता रहता है और नाइट के टाइम पे सबसे कम होता है। तो ये भी एक कॉज है जिसकी वजह से जो एस्थमेटिक अटैक्स है वो मोस्टली अर्ली मॉर्निंग आते हैं, क्योंकि दिन भर में तो जो कॉर्टिसोल है उसका एक्शन रहेगा, लेकिन धीरे धीरे जब नाइट टाइम पे कम होगा तो एकदम से क्या हो सकता है, हिस्टामीन का लेवल ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। सो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड प्रेशर। तो हमें पता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो सुबह के 6 से 7 बजे के बीच में सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है। तो ब्लड का प्रेशर हाईएस्ट होने की वजह से सुबह सुबह ही सबसे ज्यादा जो कार्डियोवास्कुलर अटैक्स होते हैं वो सबसे ज्यादा आते हैं। तो अब इसको ट्रीट करने के लिए सिंपल है कि हम रात को ही क्या करेंगे, ऐसी कंट्रोल रिलीज ड्रग्स देंगे जो कि एंटी हाइपरटेंसिव है, जो कि सुबह सुबह जो ब्लड का प्रेशर है उसे कम कर देंगी। तो ब्लड का प्रेशर कम होगा तो एकदम से ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा और जो भी हार्ट के जो भी हमारे अटैक्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। सो नेक्स्ट है आर्थराइटिस। सो आर्थराइटिस भी 2 टाइप की होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में क्या होता है कि जो जॉइंट्स हैं उनके बीच में जितने भी कार्टिलेजेस वगैरह प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे डैमेज हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, दोनों के दोनों जो जॉइंट्स होते हैं या फिर 2 बोन्स हैं आपस में एकदम से अटैच हो जाती हैं या फिर एकदम से अडेयर हो जाती हैं। तो जैसे ही इन बोन्स में मूवमेंट होता है तो आपस में यहाँ पे अडेयर होने की वजह से पेन होते हैं, यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन में क्या होता है कि जो भी पेशेंट है उनको इन कंपैरिजन टू मॉर्निंग नाइट में ज्यादा पेन होता है। तो नाइट में पेन होने की वजह से अगर हम COX-2 इनिबिटर्स जो कि पेन को रिलीव करेंगे, तो COX-2 इनिबिटर्स को अगर मॉर्निंग में दिया जाए तो कंट्रोल रिलीज फॉर्म में अगर उनको देंगे तो वो क्या होंगे, धीरे धीरे जाकर के नाइट में जो पेन होने वाला है उसको कम कर देंगे। अगर हम बात करें रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसकी हमारी बोन के बीच में पेन और इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन होती है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट्स को इन कंपेरिजन टू नाइट मॉर्निंग में ज्यादा पेन होता है या फिर ज्यादा स्टिफनेस लगती है। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि नाइट में या फिर इवनिंग में उनको COX-2 इनिबिटर्स की कंट्रोल रिलीज ड्रग दे सकते हैं, जिससे कि स्पेसिफिकली जाकर के वो मॉर्निंग में रिलीज होगी और मॉर्निंग में उनके पेन को रिलीव करेगी। सो नेक्स्ट है स्लीप डिसऑर्डर्स। सो जैसे कि हमें पता है कि जो मेलाटोनिन हार्मोन है जो कि स्लीप हार्मोन है उसका लेवल 9 से 11 इसके बीच में सबसे ज्यादा पीक पे होता है।
तो इस टाइम पे अगर रिलीज होगी हमारी ड्रग, कोई भी जो हम स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं उसका रिलीज अगर इस टाइम पे होगा तो वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। सो नेक्स्ट है एलर्जिक रिनिटस। सो रिनिटस मतलब कि रनी नोज, उसके अलावा स्नीजिंग या फिर जो नजल कंजेशन वाली कंडीशन है वो सबसे ज्यादा कॉमन होती है मॉर्निंग के टाइम पे। तो अगर हम एंटी हिस्टामिनिक की इवनिंग या फिर नाइट डोज दे दें तो उस कंडीशन में जो अर्ली मॉर्निंग जो सिम्टम्स आते हैं एलर्जिक रिनिटस के, ये सारे कम हो सकते हैं। सो नेक्स्ट है हाइपर कोलेस्ट्रेलेमिया। सो हमें पता है कि जो कोलेस्ट्रॉल है या फिर जो फैटी एसिड्स हैं, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, इसका लेवल सबसे ज्यादा शाम के 6 बजे होता है। तो अगर हम मॉर्निंग डोज ले लें HMG कोई रिडक्टेज इनहिबिटर्स की, तो मॉर्निंग डोज की वजह से जो शाम को ये सारी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा या फिर जो भी चीजें ये बढ़ेंगी तो इन सब का लेवल एकदम से कम हो जाएगा। सो लास्ट है पेप्टिक अल्सर। सो जो पेप्टिक अल्सर्स का पेन है वो सबसे ज्यादा नाइट के टाइम पे होता है। सो अगर हम कंट्रोल रिलीज ड्रग दें एंटी अल्सर ड्रग्स की, तो वो जाकर के इफेक्टिवली अल्सर के पेन को कम कर सकती है। So again, thank you so much for watching this video. If you have queries regarding this video, please feel free to comment down and I'll answer them as soon as possible. And if you like this video, please like, share and subscribe to my channel Pharma Institution and also press the bell icon. And I'll see you in my next video. Till then, be safe and keep studying.